नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम जो हम लोग हिंदी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे हम लोग चलेंगे, है ना। और हिंदी में लास्ट टाइम हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण, जो हमारे व्यंजन थे उनको हमने अध्ययन की सुविधा के अनुसार वर्गों में विभाजित कर लिया था। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ग था हमारा, उसे हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन कहा था। और चूंकि वर्गों में विभाजित हुए थे इस वजह से इन्हें हम लोगों ने वर्गीय व्यंजन कहा था। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने और भी अपने व्यंजनों का जैसे वर्गीकरण किया। ऊष्म व्यंजन, जिन्हें बोलने पर हमारे मुख से क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो, उन्हें हम लोगों ने क्या कहा था, ऊष्म व्यंजन कहा था। ठीक है, श स श ह। ठीक, फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा अंतःस्थ व्यंजन है ये कौन कौन से हैं। ठीक, फिर हम लोगों ने बात की थी हमारे संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, इनके बारे में बात किया था। ठीक, द्वित्व व्यंजन के बारे में बात किया था, उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में बात किया था। तो लगभग जो हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण था अध्ययन की सुविधा के अनुसार जितने भी व्यंजनों का वर्गीकरण था हम लोगों ने उनको कर लिया बहुत अच्छे से। आज हम लोग जो है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करना समझेंगे। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा कि जितने भी वर्गीकरण थे अध्ययन की सुविधा के अनुसार कर लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, श्वास की मात्रा के अनुसार, श्वास के मात्रा के हिसाब से हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें हम लोग दो तरह से वर्गीकरण करेंगे। जैसे मैंने कहा, यहां मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखेंगे ऊपर, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, यह है हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर इसमें आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर दो तरह से हैं। एक कौन कौन से हैं, आपके महाप्राण, और एक कौन सा है आपका अल्प प्राण। ठीक है, एक क्या है अल्प प्राण और एक महाप्राण। यहां पे लिख देते हैं अल्प प्राण। ठीक, इस साइड में अल्प लिख देते हैं, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, यहां हम लिख देते हैं क्या, एक क्या है आपका अल्प प्राण है और एक क्या है आपका महाप्राण है। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, व्यंजनों को हम लोग अगर विभाजित कर रहे हैं तो दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा रहा है। समझना मेरी बात। श्वास की मात्रा का मतलब क्या हुआ, जब हम बोलते हैं कोई व्यंजन या कोई भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं शुद्ध उच्चारण के लिए, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ साथ आपके अंदर से श्वास भी निकल करके आती है। इसी श्वास की मात्रा के आधार पर हमें व्यंजनों का अल्प प्राण और महाप्राण दो वर्गों में विभाजित करना पड़ा। अगर आपसे कोई पूछे सर अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आपको बोलना है किसी भी वर्ग का, आप ऐसे लिखेंगे किसी भी वर्ग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, थोड़ा इधर लिख दे रहे, पहला, तीसरा और क्या हो जाएगा, पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा प्लस आपके अंतःस्थ व्यंजन, प्लस क्या है आपके अंतःस्थ, कौन कौन से, य, र, ला, वा, यहां लिख दे रहे हैं, या अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ला और वा। ठीक, यानी य हो गए, रा हो गए, ला हो गए और वा हो गए, प्लस क्या है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा ये होगा आपका अल्प प्राण। ये क्या होगा आपका अल्प प्राण। देखो एक चीज समझना,
अल्प कौन होते हैं? जो विषम होते हैं। अल्प कौन होते हैं? जो विषम होते हैं। जो सम होते हैं वो क्या होते हैं? महा होते हैं, उनको लोग मानते हैं। अब यहां से जो बचा इसमें इंसर्ट कर दीजिए, यानी किसी भी वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक, दूसरा चौथा हो गए, प्लस जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म मतलब कौन कौन से आपके, मैंने अभी आपको बताया, श, ये है तालव्य दंती, और ये है आपका मूर्धन्य श, और ये क्या हो गया आपका हा। ठीक है, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है, प्लस ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह, ये है आपके अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फिर य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा मतलब क्या? मैंने आपको इससे पहले याद होगा, मैंने आपको वर्गीय व्यंजन पढ़ाया था। ठीक है, मैंने वर्गों में विभाजित करके आपको सारे व्यंजन अच्छे से पढ़ाए थे। उसी व्यंजन का पहला का वर्ग जो है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे अगर आपसे कोई पूछे का जो आपका था वर्ग, उसका पहला वर्ण तो का है, सबको पता है। दूसरा क्या होता है? खा होता है, यहां लिख दें। तीसरा क्या होता है? गा होता है। चौथा क्या होता है आपका? घा होता है। और पांचवा क्या होता है आपका? अंगा होता है। मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आपके अल्प प्राण है, महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक है, घा लिख दें यहां पे। अब देखना, समझना हमारी बातों को। अल्प प्राण बोल करके देखें, का, गा, अंगा, का, गा, अंगा, का, गा, अंगा। बहुत ज्यादा अंदर से हवा नहीं आ रही है कि आ रही है? नहीं आ रही है। का, गा, अंगा। सिंपल से बोल के देखें, खा बोल करके देखें, खा, मेहनत लगी, खा, घा, खा, ऐसे बोलने से खा जाएंगे, है ना, खा, घा। तो इसको बोलने में आपके अंदर से जो प्राणवायु है, इसको बोलने में जो आपके अंदर से प्राणवायु है, इसकी मात्रा, श्वास की मात्रा, कंपन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? महाप्राण बोलते हैं। इनको बोलने पर प्राण, जो आपके अंदर से वायु निकलती है, प्राण वायु, श्वास, ये कम होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अल्प प्राण बोलते हैं। कहेंगे सर एक ही क्यों बता रहे हैं, दूसरा बता दीजिए। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, दूसरा लिखेंगे, चा यहां लिख लें आप, ठीक है, छा यहां लिख लें आप, ठीक है, जा यहां लिख लें आप, ठीक, चा, छा, जा, फिर क्या हो जाएगा आपका? झा, ये क्या हो जाएगा यहां पर आपका? झा हो जाएगा। फिर यहां क्या हो जाएगा आपका? इया। ठीक, फिर से आप बोल करके देख लीजिए, च, ज, इया। कोई मेहनत नहीं लगी। छा बोल करके देखिए, छाता, झरना। मेहनत लग रही है? तो जहां पर आपके अंदर से जो प्राण वायु है वो अधिक निकले, ज्यादा निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण। और जहां पर आपके प्राण वायु कम निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। एक और वर्ग लिख लें, चलिए सर टाठा वाला भी लिख लेते हैं। बिल्कुल आप कहें और हम करें ना, लिख ले रहे हैं यहाँ पर, टा यहाँ लिख ले रहे हैं, ठा पता है यहाँ पर हो जाएगा, टा, ठा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डा। ध्यान देना, ये डा है, ये अंगा है, और ऐसे अगर लगा देंगे तो उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन बन जाएगा आपका। यानी क्या बन जाएगा? ये अड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? अड़ा बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ढा लिखेंगे, ढक्कन वाला ढा। ध्यान देना, ये ढा है ढक्कन वाला, अगर नीचे बिंदी लगा दिया तो अढ़ा हो जाएगा। जैसे कढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, ये सारी चीजें आपकी अढ़ा लग करके आएंगी, और ऐसे आप ढक्कन लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो क्या हो गया? टा, ठा, डा, ढा, फिर अड़ा, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर अड़ा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसको, ऐसे अड़ा कर लें। ठीक, ये हो गया। तो मतलब क्या? का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा आपका महाप्राण, ये अल्प प्राण, ऐसे हो गया। दो वर्ग आपके और बचे हैं, कौन कौन से? ता यहां लिख लेंगे, आई थिंक अभी नीचे आएगा नहीं तो लिख लीजिएगा, दो और बचा हुआ है। ता यहां लिखेंगे, था यहां लिखेंगे, दा यहां लिखेंगे, धा यहां लिखेंगे, ना यहां लिखेंगे। ठीक है, फिर पा यहां लिखेंगे, फा यहां लिखेंगे, बा यहां लिखेंगे, भा यहां लिखेंगे और मा यहां लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप
अल्प प्राण और महाप्राण के बातों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। आप एक बार इसको लिख लें। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें। ठीक, लिख लें इसको, या मैं एक और लिख दे रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं एक जो इसके नीचे वाला है ये भी लिख दे रहा हूं। अगर टा तक हो गया है तो टा के बाद क्या आता है? ता आता है। ठीक, ता के बाद यहां लिख दे रहे हैं हम था, दा, धा और ना। ठीक, फिर एक और है, पा है, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आपको पता है तो आपको हिंदी में बहुत आसानी मिलेगी अगर आपको ये चीजें पता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को आप नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। ये जो लाइन मैंने खींची थी इसको आप थोड़ा सा और नीचे तक ले जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे तक ले जाएंगे। अल्प प्राण में एक बात लिखेंगे उच्चारित करते समय या उच्चारण काल के दौरान, उच्चारित करते समय या उच्चारण काल के दौरान श्वास हृदय से अल्प मात्रा में आती है। श्वास हृदय से अल्प मात्रा में आती है, श्वास हृदय से अल्प मात्रा में आती है, इसीलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण में क्या हो जाएगा? उच्चारित करते समय या उच्चारण काल के दौरान श्वास हृदय से अधिक मात्रा में आती है, इसी वजह से इन्हें महाप्राण कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और इसमें लिखेंगे अल्प प्राण में लिखेंगे उच्चारित करते समय हंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न ना हो। ध्यान देना, हंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न ना हो अल्प प्राण कहलाएगा। और उच्चारित करते समय हंकार जैसी ध्वनि हो तो क्या कहेगा आपका? ये महाप्राण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, महाप्राण कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों के दोनों वर्गीकरण आपके थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों वर्गीकरण थे। चलिए अब हम लोग अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। अभी तो हमने देखा दो चीज, एक तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार देख लिया, दूसरा हमने देख लिया श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तीसरा हमको देखना है कि जो स्वर तंत्री है हमारी, स्वर तंत्री में कंपन के अनुसार, स्वर तंत्री मतलब क्या? आपका गला, ये काकल है ना, ये पूरा मुंह आपका, इसमें कंपन तो होती है। जब आप बोलते हैं तो हवा में क्या होता है? जो साउंड वेव्स होती हैं ये कंपन पैदा करती है, हिलती डुलती है। तो हमको लिखना है कि हमको ऐसे लिखना है कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बात की थी उसमें दो तरह से बांटा था, इसमें भी दो तरह से बटेंगे। ठीक है, एक आपका बटेगा कौन सा? अघोष और एक बटेगा सघोष। ठीक है, एक क्या होगा आपका? अघोष और एक क्या होगा आपका? सघोष। यहां लिख दे रहे हैं, एक है आपका अघोष और एक कौन है? आपके सघोष। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं घोषत्व के आधार पर, है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तब यही बात हुई, मैंने स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर लिखा दिया, तब भी वही बात हुई, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अब देखना अघोष अघोष, इसमें भी आपको वही करना है। करना क्या है? किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष ध्वनि होती है। तो आप ऐसे लिखेंगे यहां पर किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का
पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है आपका अघोष, और जो बच गया यानी किसी भी वर्ग का कौन सा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो गई आपकी सघोष ध्वनियां हो गई, तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो गई आपकी सघोष ध्वनियां हो गई। और ध्यान देना आपकी अघोष ध्वनि में श, श और सा आता है, यानी तीनों सा भी आपके आ जाएंगे। कौन कौन से, ये है आपका कौन सा सा, इसको बोलते हैं तलब्बी सा या तालब्य सा, ये है आपका दंत सा, और ये क्या है आपका मूर्धन्य सा, ये तीनों सा आ जाएंगे। तो अगर ये तीनों सा इसमें आ गए, अगर ये तीनों सा इसमें आ गए तो इसमें भी तो आ जाएगा क्या, इसमें हा आ जाएगा और य र ल व आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक तो आ जाएगा सबसे पहले हा, क्योंकि हा यहाँ से बिछड़ गया है, फिर आएगा या, फिर आएगा रा, फिर आएगा ला, और फिर आएगा क्या वा, यानी अंतःस्थ व्यंजन प्लस हा, अंतःस्थ व्यंजन क्या प्लस हा, ये क्या हो जाएगा आपका सघोष ध्वनियां हो जाएंगी। कौन सी ध्वनि हो जाएगी, सघोष ध्वनि हो जाएगी। बाकी ये तो आपकी अघोष ध्वनि है। ठीक है, अब देखो भैया किसी भी वर्ग का वही पुराना काम हमको करना है। किसी भी वर्ग का पहला का होता है, दूसरा खा होता है, ठीक है, तीसरा क्या होता है गा होता है, ठीक है, चौथा क्या होता है घा होता है, और फिर क्या होता है आपका अंगा। अब हमारी बात समझना आप, अब हमारी बात आप समझना कि अगर मैंने बोला का खा, खा महाप्राण तो है, खा जो है महाप्राण तो है, लेकिन सघोष ध्वनि नहीं है। क्यों, खा को बोलने पर उतने स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है। गा को बोल करके देखें, गा ऐसा लगेगा आप डीपली बोल रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है गा की। आपके गा की आवाज कहां से आ रही है, अंदर से आ रही है। गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा, आप खुद बोल करके देखिए मन ही मन में, आंख बंद करें चुपचाप, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। जब आप बोलते हैं गा तो आपके अंदर से क्या होती है, स्वर तंत्री में कंपन होती है। इस वजह से आपका गा घा अंगा क्या है, आपकी सघोष ध्वनियां है। हा या र ल वा, ये सारी भी क्या है आपकी सघोष ध्वनियां है। ध्यान दीजिए, एयरफोन लगा करके पढ़िएगा। अगर आप बिना एयरफोन के पढ़ेंगे तो घर वाले कहेंगे मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ये काखा गागा पढ़ रहा है, बेचारा सब कुछ भूल गया। एक बार लॉकडाउन लगा था तो लगभग सारी चीज भूल गया, दोबारा लगा और चीज भूल गया, कहीं तीसरी बार लग गया तो ये शायद अपना नाम भी भूल जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आराम से पढ़ेंगे मजे से। अघोष मतलब क्या, जब आप बोलेंगे ना तो अंदर आपकी स्वर तंत्रियों में उतना कंपन नहीं होगा, उसे हम लोग बोलेंगे अघोष। जब स्वर तंत्री में गजब का कंपन हो, मजे का कंपन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सघोष ध्वनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, सघोष ध्वनि बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी अघोष और सघोष के बारे में, कि ये है अघोष और ये क्या है आपका सघोष। ठीक है, अब समझो का खा हो गया, नीचे भी एक और देख लें। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक और देख लें, कौन सा है, का के बाद क्या आता है, चा आता है, छा आता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया चा, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, छा, यहाँ हो गया आपका जा, यहाँ हो गया आपका झा, और यहाँ क्या हो गया आपका इया। ठीक है, चा छा जा झा इया। फिर आप लिख लें टा ठा डा ढा, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें नीचे टा, ठीक, ठा, फिर यहाँ लिख दें डा ढा, टा ठा डा ढा, क्या हो जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, अड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद तीन हो गए, चौथा क्या है आपका ता था दा धा ना। ठीक है, चौथा क्या है आपका ता था दा धा ना, यहाँ लिख दे रहे हैं ता था दा धा और ना। फिर एक और है आपका पा फा बा भा मा, क्या है आपका पा फा बा भा मा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत से लोगों को तो काखा गागा ही नहीं याद होगा, बहुत से लोगों को काखा गागा ही नहीं याद होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए। अगर आप ध्यान दे रहे हैं अघोष सघोष ध्वनियां, तो आपको ये चीजें याद भी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज देखना है, आपको लिखना है, एक नोट लगाइए और नोट लगा के लिख लीजिएगा। क्योंकि भैया देखो, हा ने बदतमीजी करी, हा अपने परिवार का साथ छोड़ करके यहाँ चला आया,
हा जो है अपने परिवार का साथ छोड़ करके यहाँ चला आया, जबकि इससे पहले जहां शा सा शा थे वहीं हा थे, जहां शा सा शा थे वही हा थे, मतलब ये महाप्राण भी है और सघोष भी है। यही बात लिखना है आपको, नोट करके लिखेंगे। हा महाप्राण एवं सघोष दोनों है, महाप्राण एवं सघोष दोनों है, तथा या रा ला वा, तथा या रा ला वा, या रा ला वा अल्प प्राण और सघोष दोनों है। या रा ला वा अल्प प्राण और सघोष दोनों है, या रा ला वा अल्प प्राण और सघोष दोनों है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग इसको मिटा करके। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया सा था। अब ध्यान दीजिए, हमारा इतना तो हो गया कि कंपन के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकृत कर लिया है ना, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत कर लिया। अब हमको देखना है जो हमारा मुंह है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमें अब वर्गीकृत करना है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाना चाहेंगे। फिगर हम थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे आपको समझाने के लिए, फिर हम फिगर को मिटा करके आगे चलेंगे। ठीक है, फिगर देखिएगा। तो कैंसर वाला मुंह बन गया, कैंसर वाला मुंह नहीं बनाना है। ठीक, ये अच्छा सा लड़का बना दिया मैंने। ठीक, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा बना दें, फिर इस फिगर को मिटा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, ये हो गए आपके भैया जी। ठीक है, जो भी भैया जिनका भी आप नाम रखना चाहें, आप भैया जी का नाम रख सकते हैं, जो भी आपको भैया जी बोलना हो या जो भी बोलना हो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए भैया जी। इनके मुंह में जबान है, बिल्कुल जबान है सर, सबके मुंह में जबान होती है, इनके मुंह में भी जबान होगी। ये जबान जो है, ये है इनकी जबान। ठीक, ये है इनकी जबान, और इनके ही मुंह से हम समझाएंगे आपको। ये इनका जो स्थान है इसको बोलते हैं काकल। ठीक है, ये जो बिक्स के ब्रेक में आपने देखा होगा, जो भी लटक जाता है पकड़ के, इसको क्या बोलते हैं? काकल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काकल बोलते हैं। ठीक, ऐसे करके होता है, काकल बोलते हैं। यहाँ पर होती है नासिका छिद्र, सबको पता है नासिका छिद्र होती है। ठीक है, ये होती है आपकी क्या? नासिका छिद्र। यहाँ पर होता है आपका तालु। ठीक है, क्या होता है? तालु। जहां पर तालु खत्म होता है यहीं पर हो जाती है आपकी नासिका छिद्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? आपकी नासिका छिद्र होती है। अगर हम यहाँ बात कर ले, एक छोटा सा दांत लगा दे, तो ये क्या होता है? आपका दंत मूल, या जहां से आपका दांत जो है वो शुरू हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपकी नासिका छिद्र। नासिका आपकी है छिद्र। ठीक है, इसको बोलेंगे कांकल। ये क्या है आपका? ये है कांकल। ओके, ठीक, और ये है आपका तालु। इसको आप तालब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसे? आप तालब भी बोल सकते हो। यहां लिख दे, इसे आप क्या बोल सकते हो? तालब भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अगला है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा क्या गया है, मतलब इससे रिलेटेड चीज पूछी जाती है। होठ के अंदर, ओष्ठ के अंदर ये जो वाला स्थान है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूर्धा। मसूड़ा बोल सकते हैं आप लोग, मूर्धा भी बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? मसूड़ा भी बोलते हैं और मूर्धा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मूर्धा बोलते हैं। और यहाँ से जो चीजें उच्चारित होती हैं, यहाँ से जो चीजें उच्चारित होती हैं उन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो चीजें उच्चारित होती है उसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक, ओके। आपको पता है यहाँ पर ये ओठ है सबके। ठीक है, यहाँ से जो चीजें उच्चारित होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ओष्ठ बोलते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। यहाँ से जो चीजें होती हैं ये है हमारा क्या? दंत। हमारा क्या है? आपका ये दंत है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका दंत।
ठीक, दंत है, यानी यहां से जो चीजें उच्चारित होती है दांत से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये है हमारा एक छोटा सा फिगर, यही हमारे आगे काम देगा कि कैसे हम लोग कहाँ से क्या चीज उच्चारित करते हैं, यही हमको बताएगा। जैसे अगर हमने कोई चीज तालु से उच्चारित कर लिया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। दांत से उच्चारित कर लिया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग दंत बोलते हैं। अगर हम लोगों ने मूर्धा से कर लिया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। इस तरह से चीजें को हम लोग जो है बहुत अच्छे से वो देखते हैं। ठीक, जो चीज बोली जाएगी इसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक कंठ से निकला हुआ है। ठीक है, तो कंठ, काकल, नासिका, छिद्र, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी इतनी चीजों से मिला करके हम लोग किसी भी वर्ण का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। इतनी चीजों से मिला करके किसी भी वर्ण का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो आइए हम लोग अब एक एक वर्ण को समझेंगे कि अगर हमारा कंठ है तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कंठ से हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे नाम, फिर लिखेंगे उच्चारण स्थान, फिर आप लिखेंगे वर्ण। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एक तरफ लिख लीजिए ऐसे नाम, ठीक, एक तरफ लिखेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और एक तरफ लिखेंगे आप क्या, वर्ण, कि कौन कौन से वर्ण जो है वो बोले जाते हैं, कि कौन कौन से वर्ण जो है वो बोले जाते हैं। तो नाम, नाम में मैंने कहा सबसे पहले हमारा कंठ आया था, तो आप लिखेंगे यहां पर कंठ। कंठ जो है ये है आपका जगह, इसका जो उच्चारण स्थान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंठ से ये हुआ है उच्चारित। ये क्या हुआ है, कंठ से उच्चारित हुआ है। और यह जो कंठ होता है यहां से निकलता क्या है आपका आ, क्या निकलता है आपका आ निकलता है, आ निकलता है, आ पूरा का पूरा का वर्ग, पूरा का पूरा क्या, का वर्ग प्लस विसर्ग, क्या होता है, विसर्ग। ठीक है, यानी आ का वर्ग और पूरा का पूरा क्या होता है, विसर्ग आपके कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंठ से क्या निकलता है, आ का वर्ग और विसर्ग। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तालव्य की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि तालव्य से बताइए, जो तालव्य था हमारा तालु वाला स्थान था, ये जो उच्चारण स्थान है ये होता है तालु। उच्चारण स्थान फिगर में आप देख लें क्या होता है, तालु। तालु से क्या बोला जाता है, ई चा वर्ग क्या होता है आपका, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ई होता है और ई होता है, पूरा का पूरा चा क्या होता है आपका, वर्ग होता है। ई चा वर्ग और क्या होता है आपका, या और शा, या और शा, ये आपके कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके तालव्य से यानी तालु से। तीसरा अगर आपसे कोई पूछे बताएं मूर्धन्य, ठीक है, क्या पूछे आपसे, अगर बोले कि मूर्धन्य, ये है आपके नाम। ठीक है, मूर्धन्य शकारण्य बोल सकते हैं या मूर्धन्य वर्ण बोल सकते हैं। तो ये निकलता कहां से, मूर्धा से निकलता है। कहां से निकलता है, ये मूर्धा से निकलता है। ठीक है, अब मूर्धा से कौन कौन से निकलते हैं भैया, मूर्धा से आपके निकलते हैं पूरा का पूरा टा वर्ग। सबसे पहले री देखेंगे, ठीक है, ऋषि वाला ये आएगा। ठीक है, फिर पूरा का पूरा आपका होगा टा वर्ग री, और क्या होगा, पूरा का पूरा आपका टा वर्ग होगा, री होगा, पूरा का पूरा टा वर्ग होगा, और क्या होगा आपका रा होगा और शा होगा। क्या होगा आपका, रा होगा और ये वाला शा होगा, मूर्धन्य शा हो जाएगा। कौन सा शा हो जाएगा, मूर्धन्य शा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चौथा अगर आपसे कोई पूछे दंत्य, क्या पूछे आपसे कि दंत से क्या क्या उच्चारित होता है, तो दांत जो है ये आपका क्या है, मूल स्थान है। ठीक है, यहीं से तो चीजें निकलती हैं, दंत इसका नाम दे देते हैं। कोई पूछे तो क्या होगा, क्या होगा आपका, री होगा और ता वर्ग होगा, ला और शा होगा। क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले री हो जाएगा, पूरा का पूरा ता वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ता वर्ग हो जाएगा, और एक तो आपका ये शा हो जाएगा। कौन सा सा, इसे हम लोग बोलते हैं दंत सा, सपेरा वाला सा नहीं बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, यहां से हम लोग ला बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो जाएंगी। ये हो गया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ठीक है, अगला अगर आपसे कोई पूछे ओष्ठ,
क्या पूछे अगर आपसे अगला कोई पूछे ओस्ट से क्या क्या निकलता है, ध्यान देने वाली बात ये है हम यहीं तक चीजों को नहीं छोड़ेंगे, हम इसके आगे भी चलेंगे, ठीक है, हम जो है इसके आगे भी जो है वो चलेंगे जरूर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ओस्ट से जो है जो भी चीजें निकलती है वो हमको बताइए, तो ये हो गया आपका ओस्ट। ओस्ट का मतलब जो है जो आप बोलते हैं वो ओट से बोलते हैं, ठीक है, कहां से बोलते हैं आप, ओट से बोलते हैं। और ओट जैसे मैंने बोला आप कहेंगे सर पाफा भाभा तो हमको पता है कि पा वर्ग पूरा आता है, और क्या आता है, तो आप कहेंगे सर आपका एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस पूरा का पूरा पा वर्ग, क्या पूरा का पूरा पा वर्ग जो है ये चीजें आपके उसमें आ जाती हैं, किसमें, ओस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। अब यहां तक चीजें तो बहुत इजी थी, यहां तक चीजें तो बहुत इजी थी, लेकिन आपने देखा अभी भी कुछ बच गया। जैसे मैंने कहा कि हमारे कुछ वर्ण जैसे हैं, जैसे आपने कहा सर ए और ए कहीं लिखे ही नहीं, ये बच गया। सर ओ और औ भी कहीं नहीं लिखे, वाह कहीं नहीं लिखे, हा कहीं नहीं लिखे, तो ये सब कहाँ आएंगे, अब ये सब आएंगे बिल्कुल से इसके नीचे। देखिए जैसे मैंने कहा कि यहां तक तो चीज सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से देख सकते हो। लेकिन मैंने अगर कहा कि कंठ तालव्य, क्या कहा मैंने, अगला अगर लिख दें हम लोग कंठ तालव्य, क्या लिख दें अगर हम लोग कंठ तालव्य, ठीक है। अगर हम ऐसे यहां पर लिख दिया जाए, यहां पर क्या, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग लिख दिए तो कंठ और क्या हो जाएगा, यहां पर तालु हो जाएगा। यहां पर ऐसे लिख दें, यहां पर कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस क्या हो जाएगा आपका तालु। अब कंठ और तालु से क्या क्या बोला जाता है, सर बोला जाता है ए आय, क्या बोला जाता है, ए आय, ठीक है, क्या बोला जाता है यहाँ पर सर, ए और आय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ए और ए बोला जाता है। अच्छा ध्यान देना ये कंठ तालु क्यों है, कंठ कहां पर है आपका, ये है, तालु यहां पर है, ठीक है। एक्चुअली में जो हम आपको पढ़ाएंगे अभी संधि के चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो ए और ए बनता है, छोटा छोटी बड़ा बड़ी, ये मिला करके हमारा क्या बनता है, आपका ए और ए बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है आपका, ए और ए बन जाता है। अगर हम मिलाएंगे क्या, यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। अब जब एक स्वर आपका आ रहा है कंठ से, एक कहां से आ रहा है आपके तालु से, तो अगला क्या होना चाहिए, कंठ तालु ही तो होना चाहिए। इसीलिए यहां पर जो है हमारा कंठ और तालु से मिक्स हो करके क्या बना है हमारा ए और ऐ। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, कहां पर डिस्क्राइब करेंगे इसको, जो हम लोग संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, कंठ तालु जो है ये मिलकर के बनता है, ठीक है। अगला ध्यान देना हम लोग, अब हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के फिर देखेंगे कि एक्चुअली में इसको हम 2 लाइन ऊपर से मिटाना चाहेंगे तभी ये ज्यादा आएगा, अदरवाइज नीचे भी आएगा ही नहीं, ठीक। अब देखो अगला जो हमको लिखना है वो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर अगला लिखना है कंठ और ओष्ठ मिलकर के जो बनता है कंठोष्ठ, ठीक है, यानी कंठ और ओष्ठ मिलकर के बनेगा, ठीक है। आई थिंक ब्लू पेन है, ठीक। यहां पर हम लिखेंगे कि हमारा जो कंठ है, हमारा जो क्या है आपका, ये कंठ है, और क्या मिलेगा, ओष्ठ मिलकर के जो बनेगा, कंठ और ओष्ठ मिलकर के जो बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। अब कंठ और ओठ दोनों मिलकर के बन रहा है, क्या हो रहा है, कंठ और ओठ दोनों मिलकर के बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना कंठ और ओठ मिलकर के हमारा क्या बना रहा है, ये ओ और अव बना रहा है, ठीक है, ओ और अव बना रहा है। ध्यान देना हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, कंठ से निकलता है आपका कौन सा ध्वनि, आ ध्वनि निकलती है, और ओठ से आपकी ऊ निकलती है, आ और ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ बना लेते हैं। संधि में हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट लगा करके पढ़ेंगे, बहुत ढंग से एक चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है दंतोष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला जो है वो है दंतोष्ठ, इसको बोलेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ, ठीक है, दांत और ओठ,
अब जैसे मैंने दांत और ओठ की बात कर ली, यानी आपको पता है कि दांत और ओठ मिला करके बनेगा क्या, आपका वाह बनेगा। क्या बनेगा, आपका वाह बनेगा। ये भी देखेंगे हम लोग बिल्कुल से, जब आएंगे हम लोग संधि में आएंगे तो इनको भी भैया जी को बना करके देखेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, हमारी दो चीजें तो रह गई, हमारी दो चीजें तो रह गई, एक नासिका छिद्र रह गई। क्या हो गई, एक नासिका छिद्र रह गई और एक नाक रह गया, ठीक है। क्या रह गया, हमारा नाक रह गया, एक क्या रह गया, हमारा नासिका छिद्र रह गया। तो हम दो को और मिटा देते हैं और अच्छे से फिर दोनों को लिखेंगे, ठीक है। नासिका छिद्र से क्या बोला जाता है, वो चीज हमको देखना है। तो ध्यान देना, जो ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान देना, एक चीज होती है हा, है ना। हा को जो है हम लोग उच्चारण स्थान के लिए बोलते हैं अली जिह्वा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, अली जिह्वा बोलते हैं। और अली जिह्वा क्या होती है, स्वर यंत्र होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपका हा है ये कहां से बोला जाता है, तो आप उसे बताएंगे सर अली जिह्वा से बोला जाता है, अली जिह्वा से बोला जाता है। ये क्या है, आपका स्वर यंत्र है। ये क्या है, आपका स्वर यंत्र है और इससे बोला जाता है आपका हा। स्वर यंत्र है, उससे क्या बोला जाता है, आपका हा बोला जाता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला जो है वो है आपका नासिक्य। नासिक्य मतलब नाक, ठीक है। अगला जो है ये है नासिक्य, ठीक है, नासिक्य। और नासिक्य से क्या बोला जाएगा, ये भी एक तरह से नासिका होती है, नाक से ही बोला जाता है, ठीक है, नासिका। और नासिका से हमारा क्या बोला जाएगा, अंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हमारा अंग बोला जाएगा। तो इतने तरह से हम लोगों ने देख लिया, स्वरों और व्यंजनों को दोनों को मिला करके देख लिया, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन कहां कहां से बोले जाते हैं। हा इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट है, आई इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसको एक नोट्स बना करके बढ़िया प्रॉपर तरीके से इसको रख लें और अपना डेली लाइफ में इसको जो है थोड़ा बहुत पढ़ा करें, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। जब हम लोग कल मिलेंगे तो और भी इसके आगे चीज़ों को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ हम लोग देख के आगे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।